नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गार्गी क्लासेस पर। मैं प्रशांत कुमार शर्मा और हम लोग डिस्कस करेंगे 4 जून 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित कुछ बिंदुओं के बारे में। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको सूचना दे दें कि इसके एक PDF नोट्स आपको 15 दिनों के अंतराल पर मिलते रहेंगे एक मैगजीन फॉर्मेट में, जो कि आपके लिए काफ़ी सहायक और फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का फर्स्ट पॉइंट, जो है भारत सरकार ने STIP यानी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी तैयार करने का फैसला किया है। और इसके लिए भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ में भारत सरकार का जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय है, ये दोनों मिलकर के संयुक्त रूप से राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 अर्थात साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 तैयार करेंगी। इस नीति को बॉटम अप और विकेंद्रीकृत प्रक्रिया में तैयार किया जाएगा। इस नीति के बारे में बात करें तो जो 5वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति भारत सरकार के द्वारा बनाई जाएगी, क्योंकि जो देश है वर्तमान में और देश और दुनिया कोविड-19 महामारी की जो समस्याएं उनसे निपट रहे हैं, और इस नीति को 4 इंटरलिंक्ड ट्रैक्स के अंदर तैयार किया गया है, इसमें विभाजित किया गया है। जो ट्रैक्स हैं वो इस प्रकार से हैं, जिसके अंतर्गत पहला जो ट्रैक है उसमें व्यापक विशेषज्ञ और सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया शामिल की गई है और परामर्श विज्ञान नीति फोरम के माध्यम से किया जाएगा। सेकंड ट्रैक, जिसके अंतर्गत विशेषज्ञों के द्वारा संचालित विषयगत परामर्शों का उपयोग किया जाएगा। यह ट्रैक साक्ष्य आधारित जानकारी और अनुशंसा को नीति ड्राफ्टिंग समिति तक पहुंचाएगा और इस लगभग 21 विषयगत समूह इसके लिए गठित किए गए हैं। तीसरे ट्रैक के अंदर मंत्रालय से परामर्श शामिल हैं और चौथे ट्रैक में शीर्ष स्तर के बहुहिस्सेदारी धारक परामर्श शामिल किए जाएंगे। इस ट्रैक में औद्योगिक निकायों, संस्थागत नेताओं, वैश्विक भागीदारों और अंतर्राज्यीय परामर्श को अपनाया जाएगा। और इसके अंदर लगभग 25 पॉलिसी रिसर्च फेलो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो वैज्ञानिक हैं नीति बनाने के अंदर इसमें शामिल होंगे। और इस नीति में कोविड-19 से जो हमें अनुभव मिले हैं उन्हें भी इसके अंदर ऐड किया जाएगा। ध्यान देने की बात है कि यह जो नीति है नए भारत के लिए कोविड-19 से मिले अनुभवों और सबकों को एकीकृत करने के साथ साथ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के माध्यम से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिज़ाइन आदि के क्षेत्र में जनसांख्यिकीय लाभांश के अवसर का लाभ उठाकर एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य को भी साकार करेगी। अगला टॉपिक है खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 2 जून को खेलो इंडिया सामुदायिक कोच विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। अब ये जो खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यह पूरे देश में सामुदायिक प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए 25 दिनों का एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंदर स्कूलों के अंदर शारीरिक शिक्षा को अधिक महत्व देने की शुरुआत की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम को हर स्कूल तक ले जाने के लिए काम करेंगे। इसके महत्व के बारे में बात करें, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों और सामुदायिक प्रशिक्षकों की हर बच्चे तक पहुंचने में और उन्हें फिटनेस और खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत सरकार ने लोगों को अपने जीवन में फिटनेस को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई ऐसे कदम उठाए हैं, जिसके अंतर्गत एक मिशन है फिट इंडिया मूवमेंट, जिसकी शुरुआत प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने की थी। इस आंदोलन के आधुनिक जीवन शैली के विकारों के बीच स्वस्थ रहने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। और अब हम WHO के बारे में बात करते हैं। तो ये कार्यक्रम क्या है इसके बारे में बात करें तो जो WHO उसके अनुसार 4 में से 1 व्यस्त सक्रिय नहीं है, अर्थात वह शारीरिक गतिविधियों के अंदर काफ़ी कम सक्रिय रहता है, उसकी सक्रियता न के बराबर है। अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने यह कहा है कि जो गैर संचारी रोग है, अर्थात जो असंक्रामक रोग जो किसी संक्रमण के माध्यम से नहीं फैलते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है,
ये हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, तो इस तरह के जो रोग हैं इनसे होने वाली मौतों के अंदर वृद्धि हो रही है, जिन्हें केवल शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से ही कम किया जा सकता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 11% महिलाएं और 15% पुरुष ऐसे हैं जो कि हाइपरटेंसिव हैं, यानी हाइपरटेंशन से ये ग्रस्त हैं। और फिटनेस, व्यायाम उच्च रक्तचाप की स्थिति के अंदर सुधार करने में मदद भी करती है। अगला टॉपिक है, भारत सरकार ने डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की है और इसके अंतर्गत लगभग 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे। और इस किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत में भारत सरकार उन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी जो कि दूध उत्पादक कंपनियों से जुड़े हुए हैं, और पशुपालन विभाग ने संबंधित परिपत्रों को आगे बढ़ा दिया है। इस अभियान के बारे में और बात करें तो ये जो अभियान है इसके पहले चरण में वे किसान जो डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य हैं और जो दुग्ध संघों से जुड़े हैं उन्हें कवर किया जाएगा। जिन किसानों के पास में भूमि स्वामित्व के आधार पर पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड हैं, उनकी जो ऋण सीमाएं हैं उनमें वृद्धि की जाएगी, अर्थात अब कृषि के अतिरिक्त उन्हें पशुपालन और दुग्ध डेयरी विकास के लिए भी अब ऋण प्रदान किया जाएगा, इसकी राशि बढ़ा दी जाएगी। इसके महत्व के बारे में बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड अभियान 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को केसीसी कार्ड प्रदान करेगा, यानी किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगा। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। और यह योजना उन किसानों को 5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त तरलता प्रदान करेगी जो कि कोविड-19 आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हाल ही में विमल जुल्का समिति ने फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 2 जून 2020 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत संचालित फिल्म मीडिया के युक्तिकरण पर विमल जुल्का समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसकी मुख्य बातों के बारे में बात करें तो इस समिति ने कुछ जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, फिल्म डिवीज़न, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, इसके अलावा नेशनल फिल्म आर्chives ऑफ इंडिया आदि के विकास के लिए रोड मैप की सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त इस समिति ने मंत्रालय और इन संस्थानों के बीच में एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर करने की सिफारिश भी की है, जिससे कि प्रदर्शन को सुव्यवस्थित किया जा सके। इसकी अन्य सिफारिशों के अंदर बात करें तो इस समिति ने एक प्रमोशन फंड बनाने की सिफारिश भी की है, जिसका उपयोग स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं को व्यावसायिक फिल्म बनाने के लिए किया जा सकता है। समिति ने राजस्व सृजन को बेहतर बनाने और संस्थानों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उपायों पर भी चर्चा की है। अगला टॉपिक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 3,200 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं और ये जो ऋण है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा मंजूर किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 3,200 करोड़ रुपए प्रदान करेंगे और इससे MSME यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को फायदा होगा, जो कि 3,000 से अधिक Tier 2 शहरों के अंदर स्थित हैं। यह ऋण MSME को किराए के लिए अपने खर्चों को पूरा करने, इसके अलावा सामान की खरीद और वेतन के भुगतान आदि में मदद करेंगे। और साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए कहा था कि 1 साल के समय अवधि के साथ ही संपार्श्विक मुक्त ऋणों का प्रावधान किया जाएगा और ये वे ऋण होंगे जो कि अब सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए 3 योजनाओं को लॉन्च किया है और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 2 जून 2020 को इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए जिन योजनाओं की शुरुआत की वो 3 योजनाएं मुख्य रूप से निम्नानुसार हैं। पहली उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, दूसरी है क्लस्टर स्कीम जिसे EMC 2.0 भी कहा जाता है और तीसरी है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम SPECS। मार्च 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इन योजनाओं को मंजूरी दी गई थी और इन योजनाओं से निवेश आकर्षित करने की उम्मीद है, यानी कि जो बाहरी निवेश है वह इससे आकर्षित होगा। इससे 2025 तक मोबाइल फ़ोन और उनके पुर्जों के विनिर्माण को लगभग 10 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की
उम्मीद की जा रही है। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। साथ ही ये जो योजनाएं हैं 5 लाख प्रत्यक्ष और 15 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन करने में भी ये मदद करेंगी। अब सबसे पहली योजना उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना है, जो कि भारत में निर्मित माल को 4% से 6% की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। सेकंड हमने पढ़ी SPECS, जिसका पूरा नाम स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स है। यह पूंजीगत व्यय पर 25% की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। यह कुछ विशिष्ट सूचियों जैसे कि सेमीकंडक्टर, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सामानों और प्रदर्शन निर्माण इकाइयों आदि तक विस्तारित की गई है। और तीसरी जो योजना है वो है EMC 2.0, संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर। EMC 2.0 विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे को बनाने में सहायता करेगा और ये योजना वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं और उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को आकर्षित करने के अंदर मदद करेगी। इस प्रकार से जो 3 योजनाएं हैं ये मिलकर के कार्य करेंगी। वर्तमान परिदृश्य के बारे में बात करें तो भारत वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है और आज देश में 200 से अधिक मोबाइल विनिर्माण इकाइयां हैं। 2014 के अंदर देश का विनिर्माण मूल्य 1,90,366 करोड़ रुपए था, जो अब लगभग 3 गुना बढ़ गया है, 2.5 से 3 गुना बढ़ गया है और 4,58,000 करोड़ रुपए हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की वैश्विक हिस्सेदारी 2012 के अंदर 1.3% थी, जो कि 2018 के अंदर बढ़कर 3% हो गई है। वैश्विक साइकिल दिवस प्रतिवर्ष 3 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पहला आधिकारिक वैश्विक साइकिल दिवस 3 जून 2018 को परिवहन के एक सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद, स्वच्छ और पर्यावरणीय रूप से जो फिट, टिकाऊ साधनों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया गया था। इसका जो उद्देश्य है वह दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को लोकप्रिय बनाना है। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और अधिक इसके बारे में जानकारी करते हैं तो विश्व साइकिल दिवस मनाए जाने के लिए अमेरिका के मॉन्टगोमरी कॉलेज के प्रोफेसर लेस्जेक सिबिल्स्की और उनकी सोशियोलॉजी की जो कक्षा है उसने एक याचिका की थी। बाद में प्रोफेसर सिबिल्स्की और उनकी कक्षा ने सोशल मीडिया के द्वारा इसका काफ़ी प्रचार किया और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। इस अभियान को तुर्कमेनिस्तान के सहित 56 देशों का सहयोग प्राप्त हुआ। साइकिल परिवहन का स्वच्छ तथा सस्ता माध्यम है और इससे किसी भी किस्म का पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है और यह फिटनेस की दृष्टि से भी उपयोगी है। यानी साइकिल चलाने से एक व्यायाम भी हो जाती है, साथ ही यह पर्यावरण हितैषी भी है, इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। इससे देशों को अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने में भी सहायता मिलेगी। कार्बन फुटप्रिंट्स किसी देश के द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले जो कार्बन के जो उत्सर्जन है उसे कहा जा सकता है। रोचक तथ्य है कि नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम, उसमें 40% लोग अपने काम पर जाने के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं और ये संख्या विश्व के अंदर सर्वाधिक है। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 21वीं बैठक संपन्न की गई। 2 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 21वीं बैठक आयोजित की गई, जिसके अंदर यह बताया गया कि जो मनरेगा है वह सबसे बड़ी रोजगार सृजन योजनाओं में से एक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोगों को वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 261 स्वीकृत कार्य हैं, जिनमें से 164 प्रकार के कार्य कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित हैं। इसके तहत केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत परिसंपत्तियों और जल संरक्षण और सिंचाई परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी है, जिससे कि कृषि क्षेत्र को मदद मिलेगी। अर्थात जल संरक्षण और सिंचाई परिसंपत्तियों का निर्माण होगा तो वह सीधे तौर पर कृषि के अंदर काम में लिया जा सकेगा, जिससे कि किसानों की मदद की जा सकेगी और उनकी वर्षा और भूमिगत जल संसाधनों पर निर्भरता कम होगी। कोविड-19 के कारण उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों के दौरान ज़रूरतमंद श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस कार्यक्रम के लिए 40,000 करोड़ रुपए की राशि का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है और इस कार्यक्रम के तहत राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को अब तक 28,000 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। अब हम केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद के बारे में बात करते हैं
तो यह है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल, जिसे कहा जा सकता है यह मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 10(3)D के तहत गठित एक फोरम है। इस परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इसमें आधिकारिक और गैर आधिकारिक दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं तथा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री इस परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। यह परिषद मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यों के लिए केंद्रीय निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली की भूमिका निभाती है। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास के सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए और अब बारी है हमारे आज के प्रश्न की। तो हमारा आज का प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को कितनी राशि का ऋण दिया जाएगा? आप अपना जवाब वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वह है 10,000 रुपये। भारत सरकार के द्वारा जो पीएम स्वनिधि योजना प्रारंभ की गई है, इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स अर्थात जो ठेले थड़ी या फिर पटरी पर बैठकर रोजगार करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के लिए जो छोटे जो व्यवसायी हैं, तो इन लोगों के लिए 10,000 रुपये ऋण की राशि स्वीकृत की जाएगी। अब इस पीएम स्वनिधि योजना, जिसका पूरा नाम पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना है, यह एक क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम है जो कि 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स की सहायता करेगी। इस योजना के तहत 10,000 रुपये का ऋण स्वीकृत किया जाएगा, जिसे 1 वर्ष के अंदर जो मासिक किस्तों के माध्यम से भुगतान इसका किया जाएगा। इस जो लाभार्थी है वह इसका भुगतान मासिक किस्तों के रूप में कर सकता है। यदि जो लाभार्थी है वह इस अपने भुगतान को निर्धारित समय से पूर्व कर देता है या निर्धारित तिथि से पहले अपना जो ऋण है उसकी राशि पुनः जमा करा देता है, तो उसे 7% ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी, जो उसके 6 माह के अंतराल पर उसके बैंक खाते में सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से हस्तांतरित कर दी जाएगी। इस टॉपिक के बारे में और अधिक डिटेल से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें इस टॉपिक की एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है और अन्य टॉपिक्स भी दिए गए जिन पर जो कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और अब बारी है आज आपके द्वारा जवाब दिए जाने वाले प्रश्न की। तो आपको जवाब देना है, हाल ही में इंडियन हॉकी के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस भारतीय महिला हॉकी कप्तान के नाम की सिफारिश की गई है? आप अपने जवाब हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के दे सकते हैं। साथ ही आप अपने अमूल्य सुझाव और फीडबैक्स भी इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।